मादुरो अमेरिका की कैद में अब चूंकि आ चुके हैं। अब इसी के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मादुरो का भी हाल सद्दाम हुसैन वाला ही होने वाला है। वहीं अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने एक बार फिर से देखिए साबित कर दिया है कि वो सबसे खूंखार है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इससे पहले ओसामा को भी कुछ इसी तरह से पकड़ लिया गया था। क्योंकि जिस ओसामा बिन लादेन को अमेरिका कई सालों से ढूंढ रहा था वो पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा था। जानकारी लगते ही यूएस की नेवी सील्स ब्लैक हॉक स्टिल्स हेलीकॉप्टर के जरिए एबटाबाद के उस ठिकाने पर उतरी जहां लादेन छिपा था और ठीक वैसा ही मादुरो को पकड़ने के दौरान हुआ। प्रेसिडेंशियल हाउस में उतरते ही डेल्टा टीम ने मादुरो के सेफ हाउस पर धावा बोल दिया। वहीं अब सवाल है कि मादुरो का क्या होगा, तो इस सवाल का जवाब कहीं न कहीं सद्दाम हुसैन के मामले से जुड़ता दिख रहा है, क्योंकि उसे भी गिरफ्तार कर 3 साल तक चली सुनवाई के बाद 2006 में फांसी पर लटका दिया था। ऐसे में मादुरो पर अमेरिका में ड्रग्स हथियार तस्करी से जुड़े आरोपों का केस चलेगा। इसके तहत 60 साल की सजा या फांसी भी हो सकती है। फिलहाल मादुरो ब्रुकलिन जेल में हैं और 24 घंटे बाद उन पर सुनवाई होगी। तो अमेरिका ने मादुरो को पकड़ने के लिए 150 विमान से करीब 30 मिनट तक ये जो पूरा ऑपरेशन है वो चलाया और इसी ऑपरेशन के बाद मादुरो को हथकड़ी पहनाकर अमेरिका ले गया। देखिए, अमेरिका ने इस मिशन का जो नाम था वो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व रखा था, जिसका मतलब है कि किसी काम को करने के लिए पूरी तरह समर्पित होना। इसके लिए अमेरिका पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहा था। मादुरो के हर एक मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा था। दरअसल कुछ महीने पहले अमेरिकी एजेंट भेष बदलकर काराकास पहुंचे थे। मकसद था मादुरो की हर हरकत पर नजर रखना, उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाना। वो बिना किसी की नजर में आए महीनों तक काराकास की गलियों में छिप कर रहे। सारी जानकारी जुटाने के बाद हमला किया गया। हमले के बाद अमेरिकी फोर्स मादुरो को अपने साथ ले गई। आंखों में पट्टी लगे ट्रैक शूट में मादुरो की फोटो सामने आई। वहीं इस दौरान उनके हाथ में पानी की बोतल भी थी। मादुरो को पकड़ने की जिम्मेदारी अमेरिका के सबसे खतरनाक और स्पेशल यूनिट डेल्टा फोर्स को सौंपा गया। ट्रंप के आदेश के बाद सिर्फ 5 घंटे में काम पूरा किया गया। पूरे ऑपरेशन को ट्रंप मॉनिटर कर रहे थे। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका ने सीधा मैसेज दे दिया है कि तानाशाहों का जो हाल है वो यही होने वाला है। देखिए, मैसेज अमेरिका ने क्लियर दिया है, लेकिन इसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपना हित साधने की कैसे कोशिश कर ली है ये भी आपको बताएंगे। और इशारों ही इशारों में ऐसी ही कार्रवाई पुतिन के लिए करने की बात कह दी है। भले ही जेलेंस्की ने पुतिन का नाम नहीं लिया हो, लेकिन उनकी मंशा इस बहती गंगा में हाथ धोने वाली ही लग रही है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका की डेल्टा फोर्स 60 मिनट में राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका ले आई, उसके बाद जेलेंस्की का बयान आया है। बयान सीधे सीधे पुतिन की ओर इशारा माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ पिछले करीब 4 साल से रूस के साथ युद्ध हो रहा है, तो दूसरी तरफ पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो वहीं पुतिन ने ट्रंप की इस कार्रवाई का विरोध किया है और अमेरिका से मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को रिहा करने की अपील की है। ट्रंप साफ कह चुके हैं कि मादुरो का समर्थन करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में जेलेंस्की का बयान बहुत कुछ संकेत कर रहा है। तो वेनेजुएला पर इस हमले को ट्रंप नार्को टेररिज्म के खिलाफ जंग बता रहे हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है वो सिर्फ ड्रग्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि ट्रंप की नजर वेनेजुएला के खजाने पर भी है, और वो ऐसा खजाना है जो अमेरिका के लिए बेशकीमती है। दरअसल ट्रंप की जो नजर है वो वेनेजुएला के तेल भंडार पर है। वेनेजुएला पर कब्जा, ट्रंप का क्या इरादा? ट्रंप का ये ऐलान साफ जाहिर करता है कि वेनेजुएला पर हमले के पीछे ट्रंप का असली गेम प्लान आखिर क्या है। वेनेजुएला पर कब्जा कर अमेरिका उसके तेल खजाने को हासिल करना चाहता है, जिससे वेनेजुएला के तेल भंडार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए खुल जाएं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे विशाल तेल भंडार है। 3,03,008 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व है। वहाँ हर दिन लगभग 10 लाख बैरल तेल का उत्पादन होता है, जो कि साल 2013 से पहले तक 35 लाख बैरल था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, आर्थिक संकट के चलते तेल का उत्पादन घटा। इसके अलावा प्राकृतिक गैस, सोना, बॉक्साइट और कोयला भरा हुआ है। अगर ट्रंप की रजामंदी से वहाँ सरकार बनती है तो तेल और गैस पर अमेरिका का दखल बढ़ जाएगा। और इस वक्त वेनेजुएला से जुड़ी हुई एक और बड़ी जो खबर है वो आपको बता देते हैं, जहां अमेरिकी हमले की नई तस्वीर अब सामने आ गई है। इस हमले में वेनेजुएला का जो मिलिट्री बेस है वो तबाह बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, पुएर्टो टियूना मिलिट्री बेस यहाँ बर्बाद हो चुका है। सैन्य वाहन जले हुए दिखाई दिए हैं और ये तस्वीरें एक बार फिर से तस्दीक करती हैं कि जो बड़ा अटैक अमेरिका की तरफ से किया गया है, जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं सफलतापूर्ण कैसे उसको अंजाम दिया गया, उसके बाद कैसी बर्बादी हुई है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। योगी सरकार का बुलडोजर है कि मानता ही नहीं है। जहां कब्जा और अतिक्रमण होता है वहां फुल स्पीड से वो चला जाता है। संभल में भी अवैध मदरसे को 1 घंटे से भी कम समय में जमींदोज कर दिया गया। पिछले 4 महीने में योगी प्रशासन कब्जा हटाने के लिए नोटिस यहां दे रहा था, लेकिन जब ये कब्जा नहीं हटाया गया तो डुगडुगी बजाते हुए बुलडोजर पहुंच गया।
जैसे ही मदरसे के बाहर डुगडुगी बजी, मदरसा के लोगों में हड़कंप मच गया। बाहर डुगडुगी बज रही थी तो अंदर से लोग सामान हटाने में जुट गए। 1300 मीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर बनाए मदरसे और दुकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए 3 बुलडोजर पहुँचे। 3 तरफ से बुलडोजर ने चलना शुरू किया और 1 घंटे में मदरसे को मलबे में तब्दील कर दिया। योगी सरकार का ये पीला पंजा लगातार यहाँ पर संभल के सलारपुर सलेम गांव और हाजीपुर गांव में लगातार यहाँ पर चल रहा है। कार्रवाई में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई थी। वहीं अब कब्जा मुक्त जमीन गरीबों को आवंटित की जाएगी। 6 थानों की फोर्स, 2 प्लाटून पीएसी और आरआरएफ डिप्लॉयड है। 3 जेसीबी के माध्यम से इस मदरसे को इसको डिमोलिश करवाया जा रहा है। ये 2.5 बीघे की करीबन जमीन है। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध मदीना मस्जिद को मुसलमानों ने खुद ही ढहा दिया है। इसे बुलडोजर का खौफ कहा जाए या फिर कुछ और, लेकिन रातों रात मस्जिद को हथौड़ों से खुद बुलडोजर मंगवाकर मिट्टी में मिला दिया गया। कल तक इस अवैध मस्जिद पर मुसलमान हथौड़े चला रहे थे, लेकिन रात में ही मस्जिद को समतल कर दिया गया और तो और मस्जिद का मलबा भी खुद ही हटा दिया। खुद गांव वालों ने बुलडोजर लाया, मस्जिद को जमीन दोष किया और उसके बाद मलबा तक को यहां से हटा दिया गया। करीब 2 ट्रैक्टरों के जरिए मलबा हटा दिया। जब प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो सिर्फ मलबा मिला, वो भी बचा कुचा। तो तमाम जो मलबा यहाँ पर बच गया था, उस मलबे को हटाने के काम प्रशासनिक बुलडोजर के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। प्रशासन की टीम पूरी फोर्स और तैयारी के साथ पहुंची थी। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी और सरकारी जमीन का गरीबों को आवंटन भी कर दिया। भूमिहीन गरीब और दलित परिवार को 80-80 गज के जमीन को आवंटन किया गया है। उन्हें इसका सर्टिफिकेट दिया गया। योगी सरकार का विजन साफ है, कब्जाई जमीन पर गरीबों के आशियाने बनेंगे। संभल में भी वही हुआ। और इधर संभल के राया बुजुर्ग इलाके में बनी तीसरी मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल इस मस्जिद को तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था। स्थानीय लोगों ने खुद इसे तोड़ने का भरोसा दिया। जब ऐसा नहीं हुआ तो योगी के बुलडोजर ने उसे मिट्टी में मिला दिया। इसे प्रशासन ने आज ध्वस्त कर दिया। ये संभल में तीसरी मस्जिद है जो कि सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। वहीं प्रशासन ने 2 बुलडोजर की मदद से पूरे स्ट्रक्चर को धाराशायी कर दिया। राया बुजुर्ग का ये वही मस्जिद है जो सरकारी जमीन यानी तालाब की जमीन पर बनी है। जब पिछले बार प्रशासन ने यहाँ कार्रवाई करने के लिए पहुंची, बुलडोजर लेके पहुंची, तो लोगों ने कहा कि वो खुद वो मस्जिद तोड़ देंगे और कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ धोखा दिया, मस्जिद नहीं तोड़ा गया। लेकिन बाद में कोर्ट में याचिका दाखिल कर मस्जिद न तोड़ने की गुहार लगाई। हालांकि कोर्ट से राहत मिली नहीं है, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए आज अवैध स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया। और इधर लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण केस में आरोपी की तलाश में योगी फोर्स लगातार एक्शन में नजर आ रही है। कई शहरों में छापेमारी के बावजूद आरोपी रमेश का कुछ पता नहीं चल पा रहा है और अब पुलिस उसकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही है। और इसके लिए अब सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है। वहीं रमीज को तलाश में लखनऊ पुलिस की 4 टीम का भी गठन किया गया है। रमीज मलिक अभी तक लखनऊ पुलिस के शिकंजे में नहीं आ पाया है, जिसको लेकर लगातार लखनऊ पुलिस उत्तराखंड, बरेली, पीलीभीत में उनके ठिकानों पर दबिश भी दे रही है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से उसका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा है। वहीं पुलिस ने रमीज पर 25,000 के इनाम की भी घोषणा कर दी है, लेकिन आरोपी अभी भी योगी फोर्स की पकड़ से फरार है। धर्मांतरण और गर्भपात करने का आरोपी को न्याय के चौखट में लाने के लिए योगी फोर्स अब संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है। आरोपी कहीं भी छिपा हो, लेकिन यूपी पुलिस से बच नहीं पाएगा। और साल की शुरुआत में हिंदुओं की एकजुटता को लेकर बहस छेड़ने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अब लव जिहाद पर एक नई बहस को छेड़ दिया है। संघ प्रमुख ने लव जिहाद को खत्म करने का फॉर्मूला दे दिया है और ये कहा है कि इसके लिए देशव्यापी अभियान नहीं बल्कि अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। भागवत भोपाल के शिवनेरी में स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। चूंकि स्त्री शक्ति पर संवाद था तो एजेंडे में लव जिहाद भी आ गया, क्योंकि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जबकि इन्हें रोकने के लिए कई राज्यों में धर्मांतरण कानून भी है, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक, लेकिन मामले अभी भी रुके नहीं हैं। इसीलिए भागवत ने फॉर्मूला दिया बेटियों को सशक्त करने का। महिलाओं की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जीवन की अस्थिरता में फिर महिलाओं को तरह तरह के निर्बंधों में सुरक्षितता के लिए डालना पड़ा। ऐसा डालने के बाद वो परिस्थिति जाने के बाद वापस पहले तरीके पर आना, ये समाज ने नहीं किया। संघ प्रमुख ने माना कि बेटियों के साथ घरों में संवाद कम हो रहे हैं। संदेश साफ है, बेटियों को संस्कार दें, शिक्षा दें, संवाद करें, बजाय घटना के बाद शोर मचाने के।
चुनाव भले ही बीएमसी का हो, लेकिन इसके लिए केंद्र में उत्तर प्रदेश भी आ गया है। सपा नेता अबू आजमी ओवैसी की पार्टी के मानखुर्द गोवंडी इलाके में सक्रिय होते ही बिफर गए हैं और ओवैसी का नाम लिए बगैर उन्हें वोट कटवा तक कह दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं है दर्शकों, उन्होंने ओवैसी को पाकिस्तान तक जाने की सलाह दे डाली है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार पलटवार किया है। अब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, इंशाअल्लाह ताला ना पाकिस्तान जाएंगे, ना भारत को कमजोर होने देंगे। दरअसल बिहार में महागठबंधन को ओवैसी से मिले झटके से आजमी डरे हुए हैं। इसी पर आजमी ने कहा था, जो लोग अपनी अलग सियासी लीडरशिप चाहते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जिस पर ओवैसी ने आजमी के सियासी सफर को ही चुनौती दे डाली। अबू आसिम साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, हमसे थोड़ी कोताही हो गई। अगर असदुद्दीन ओवैसी रोडों पर चल जाता तो तुम हार जाते। आजमी ही नहीं, अखिलेश यादव को भी डर है कि ओवैसी मुस्लिम राजनीति को लेकर जितने सक्रिय हैं, कहीं यूपी में वो सपा का हाल आरजेडी की तरह न कर दे। बिहार में जीत का जोरदार परचम लहराने वाली भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को लेकर अब कमर कस चुकी है। हिंदी भाषी राज्यों में तो पार्टी का दबदबा है ही, वहीं 2 गैर हिंदी भाषी राज्यों जिसमें पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, इसमें सत्ता हासिल करने की हसरत में भी पार्टी अब यहां पर लगातार मेहनत कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी खुद अमित शाह ने संभाल ली है। इसी कड़ी में अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे हैं। शाह 2 एजेंडों के साथ यहां पहुंचे हैं। एक तो संगठन और कार्यकर्ताओं में जोश भरना और दूसरा चुनावी तैयारियों को धार देना। शाह के इस दौरे से प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। एक तरफ सत्ताधारी डीएमके है, जिसने दक्षिण भारत गैर हिंदी और हिंदुत्व विरोधी नैरेटिव सेट किया हुआ है। वहीं शाह सनातन और विकसित भारत के जरिए इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसे संकेत शाह के पुदुकोट्टई में अपनी पहली ही जनसभा के जरिए दे दिया है। देखते हैं शाह इन 2 दिनों में तमिलनाडु को कितना भगवा कर पाते हैं। और बीएमसी चुनाव को लेकर इस बार उद्धव और राज ठाकरे ने हाथ मिला लिया है। करीब 20 साल के बाद राज ठाकरे आज शिवसेना भवन पहुंचे, जहां उन्होंने उद्धव के साथ मिलकर मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसी दौरान ठाकरे बंधु बीजेपी पर सियासी बाण छोड़ना भूले नहीं। इस मैनिफेस्टो को शिव भक्ति वचननामा नाम दिया गया है, जिसके कवर पेज पर बाला साहेब ठाकरे के साथ राज और उद्धव की तस्वीर है, जिसमें बीएमसी का रण जीतने के लिए मुंबई वासियों से वादों की झड़ी है, जिसमें बीएमसी नर्सरी स्कूल खोलना, महिला हाउसवाइफ को हर महीने 1500 रुपए का स्वाभिमान फंड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फंड स्कीम, बेस्ट बस यात्रा को सस्ता करना और अच्छी क्वालिटी की सड़कें शामिल है। इस दौरान मराठी कार्ड खेलते हुए ठाकरे बंधुओं ने बीजेपी पर सियासी वार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र को यूपी बिहार की तरह चलाने की कोशिश हो रही है। उधर महायुति ने भी इसका पलटवार किया है। डेवलपमेंट का नाता क्या है उद्धव जी से? डेवलपमेंट का कभी सोचा ही नहीं है। अगर डेवलपमेंट का सोचा होता तो 25 साल महापौर थे शिवसेना के वहाँ पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि ठाकरे बंधुओं के साथ आने से बीएमसी की जंग कितनी रोचक होती है। तो पहले माघ मेला और अब हरिद्वार में अगले साल लगने वाले कुंभ मेले में भी मुसलमानों की एंट्री बंद करने की मांग उठने लगी है। हरिद्वार में हिंदू नेताओं की एक सभा में फैसला लिया गया है कि कुंभ जैसे पवित्र जगह पर गैर हिंदुओं का आना वर्जित कर दिया जाए। और इसके लिए अब हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करने की मांग की जा रही है। इस क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करा जाए। इस क्षेत्र में केवल और केवल हिंदू आबादी रहे। इतना ही नहीं बल्कि कुंभ के दौरान वहां घाटों के निर्माण का काम करने वाले गैर हिंदुओं की एंट्री बंद करने की अपील की गई है। इस कुंभ क्षेत्र के अंदर जितने घाटों का निर्माण हो रहा है, जो घाट हैं, उन सब घाटों पर अहिंदू का प्रवेश निषेध किया जाए। पहले महाकुंभ, फिर प्रयागराज में चल रहे माघ मेले और अब अगले साल हरिद्वार में लगने वाले कुंभ मेले में भी गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी है। और इधर आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को हटाया क्या गया। बांग्लादेश कट्टरपंथी बोर्ड को अब मिर्ची लग गई है, और मिर्ची भी ऐसी कि T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम ने भारत आने से ही मना कर दिया है। और सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये जानकारी दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब चिट्ठी लिखकर अपने सभी मैचों को श्रीलंका शिफ्ट करने की सिफारिश करेगा। इस फैसले के बाद अब सबकी निगाहें आईसीसी की तरफ है, क्योंकि ये विश्व कप टूर्नामेंट का शेड्यूल आईसीसी ही तय करता है। बांग्लादेश टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में शामिल है और टीम के ग्रुप स्टेट्स के 4 में से 3 मैच कोलकाता में ईडन गार्डन्स और 1 मैच मुंबई के वानखेड़े में होना था।
दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार बढ़ रहे हमलों के बीच बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाल दिया गया था, जिसके बाद से ही बांग्लादेश के कट्टरपंथी बोर्ड बौखला गया। बता दें कि इस बार के ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने 9 करोड़ से ज्यादा कीमत पर खरीदा था। और नेपाल के धनुषा में एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन इस बार मामला राजनीतिक नहीं था बल्कि धार्मिक था। यहाँ मस्जिद में तोड़फोड़ की खबर के बाद समुदाय विशेष का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने लगे और स्थिति बेहद तनावपूर्ण वहां पर बन गई। सड़कों पर टायर जलाए जाने लगे, नारेबाजी की जाने लगी, प्रदर्शनकारी उग्र होने लगे। देखते ही देखते मामला 2 समुदायों के बीच का बन गया और हालात बेकाबू होने लगे। लोगों को शांत कराने गई पुलिस पर ही लोग भड़क उठे, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। हालात बिल्कुल जेनजी प्रोटेस्ट की तरह बन गए। आग, धुआं, नारेबाजी, भीड़ और सड़कों पर सुरक्षाकर्मी। हालांकि जैसे ही मस्जिद में तोड़फोड़ की खबर फैली, पुलिस ने पहले ही सड़कों को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन अलग अलग हिस्से में बड़ी संख्या में लोग वीरगंज की सड़कों पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे, जिससे हालात बिगड़ते चले गए। बाद में अतिरिक्त सुरक्षा बलों के आने के बाद स्थिति सामान्य हो पाई। और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से लोग सड़क पर उतर आए हैं। अंकिता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे लोगों का कहना यह है कि अंकिता के असली गुनहगार अभी भी जेल से बाहर हैं। सीएम आवास का घेराव करते हुए प्रदर्शनकारियों ने हत्याकांड की CBI जांच की मांग रख दी है। सड़कों पर उतरा ये जल सैलाब अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए है। वो अंकिता भंडारी जिसकी 2022 में ऋषिकेश में हत्या कर दी गई थी। उसके हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन इस पूरे मामले में एक VIP का नाम आने से लोगों का आक्रोश भड़क गया है। उनकी मांग है कि हत्याकांड की CBI से जांच कराई जाए, पूरे मामले की नए सिरे से जांच हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में की जाए और कथित VIP पर कार्रवाई की जाए। अंकिता को इंसाफ की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने देहरादून में CM आवास का घेराव करने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस प्रदर्शन को कांग्रेस और UKD का पूरा साथ मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि अंकिता के जो वास्तविक हत्यारे हैं वो कानून के दायरे में आए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में CBI जांच करे। वहीं प्रदर्शन के दौरान पूरा विपक्ष BJP की भूमिका पर भी सवाल उठा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां के इंदौर में दूषित पानी से मौत को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घंटी बजाकर विरोध जाहिर किया और सरकार से दोषियों पर सख्त एक्शन की मांग रख दी है। राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता घंटी लेकर कैलाश विजयवर्गीय के बंगले पहुंचे और घंटी बजाकर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही पुलिस फोर्स और बैरिकेडिंग कर दी गई थी। कार्यकर्ता हंगामा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इस दौरान पुलिस से भी झड़प हुई। बाद में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कुछ ऐसी ही तस्वीर मंडला से भी सामने आई, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और कैबिनेट मंत्री संतपिया उइके के आवास पर घेराव किया। दोनों नेताओं के आवास को बैरिकेड्स लगाकर पहले ही फोर्स तैनात कर दी गई थी। कांग्रेस लगातार दोषियों पर एक्शन की मांग कर रही है, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा मांग रही है। इधर उत्तराखंड के रामनगर में बाघ के हमले के बाद पूरे के पूरे इलाके में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। 2 दिन पहले महिला को बाघ ने अपना शिकार बना लिया था। अब इसी के बाद से वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। घटना के बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे जंगलों में बाघ को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वन विभाग की टीमें हाथियों पर सवार होकर घने जंगलों में कॉम्बिंग कर रही हैं, ताकि बाघ की मौजूदगी का कोई भी सुराग मिल सके। बाघ को पकड़ने के लिए जंगल में पिंजरे लगाए गए हैं। वहीं उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। ड्रोन और गश्ती दलों के जरिए भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। अब तक बाघ की कोई मूवमेंट ट्रैक नहीं हो पाई है। इससे ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगल की तरफ अकेले ना जाएं और पूरी सतर्कता बरतें। पूरे इलाके में अलर्ट भी जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि देश की सुरक्षा और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए इंडियन आर्मी ने स्पेशल फोर्स को कैसे तैयार कर लिया है। और इस फोर्स का जो नाम है वो भैरव रखा गया है। इस फोर्स के साथ ही 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर्स भी तैयार किए गए हैं, जो कि बॉर्डर पर पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है। इंडियन आर्मी लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। उसी के तहत 25 नई भैरव बटालियन बना रही है। बटालियन पैदल सेना को ज्यादा एडवांस और घातक बना देगी। राजस्थान के नसीराबाद में पिछले 5 महीने से बटालियन की ट्रेनिंग हो रही है,
जिस तरह बॉर्डर पर चुनौतियां बढ़ रही हैं, उसके लिए भैरव बटालियन काफी कारगर साबित होने वाली है। हमारी जो बटालियन है वो डेजर्ट सेक्टर में किसी भी चुनौती को दिए हुए उसको पूरी तरह से अंजाम देने के लिए सक्षम, तैयार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस है। भैरव कमांडो को हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है, जो कि ड्रोन से जासूसी, निगरानी और हमले करेंगी। यानी कि अगर दुश्मन हमला करता है तो नेवी से पहले ही भैरव बटालियन दुश्मनों का खात्मा करने के लिए काफी है। और आइए अब आपको इस भैरव बटालियन की खासियत और क्या है वो भी जरा बता देते हैं। भैरव बटालियन की खासियत है हर बटालियन में सिर्फ 250 सैनिक यहाँ होंगे। बटालियन घातक और तुरंत एक्शन वाली होने वाली है। ऊंचे तनाव वाली जंगों में बहुत जल्दी ये हमला कर सकेंगी। इसके अलावा दुश्मन के महत्वपूर्ण जो ठिकाने होंगे उन पर गहरे हमले कर पाएगी। भैरव बटालियन की 25 बटालियन बनने वाली है और इसमें से 5 भैरव बटालियन पहले से ही तैनात हैं और 4 भैरव बटालियन की और तैनाती जो है वो प्रोसेस में है। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। यही कहा जा रहा है कि अब ये पूरी तरह से तैयार है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की भी जरा बात करते हैं, जहां दंगा कंट्रोल करने के लिए जटायु का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीकी स्तर पर एक बड़ी तैयारी इस वक्त हो रही है। प्रदेश में पहली मर्तबा ऐसा होगा जब पुलिस की ड्रोन विंग बनने जा रही है। इसके तहत ऐसे अत्याधुनिक ड्रोन शामिल किए जाएंगे जो लगातार 6 घंटे तक निगरानी कर सकेंगे। खास बात यह है कि ये ड्रोन एक बार में 100 किलोमीटर तक की उड़ान भरने में सक्षम होंगे। इन ड्रोन को एमपी पुलिस के बेड़े में शामिल किया जा चुका है, जो पूरे देश में पुलिस स्तर पर पहली पहल मानी जा रही है। इसके लिए बकायदा इंदौर में ट्रेनिंग सेंटर होगा, जहां प्रदेश के ड्रोन पायलट और को पायलट तैयार किए जाएंगे। शुरुआत में 50 पुलिसकर्मियों को ड्रोन उड़ाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। नए ड्रोन विंग की ताकत होगी कि ये दिन और रात दोनों समय उड़ान भर सकेंगे। हर उड़ान के दौरान लाइव वीडियो फीड कंट्रोल रूम तक पहुंचाएंगे। अपराध और संदिग्ध गतिविधियों पर रियल टाइम निगरानी, भीड़ नियंत्रण और वीआईपी मूवमेंट के दौरान मदद मिलेगी। अब जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वैसे ही वो वॉलीबॉल में हिट लगाने में भी माहिर हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम मोदी ने 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसी दौरान सीएम योगी का ये जो जुदा अंदाज था वो नजर आया। जहां वॉलीबॉल कोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ वॉलीबॉल को हिट करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। वॉलीबॉल का ये महाकुंभ 11 जनवरी तक चलने वाला है, जिसमें कई राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये आयोजन 43 साल के बाद हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार खेलों और खिलाड़ियों को हर स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में स्टंटबाजों के खिलाफ योगी फोर्स एक्शन लेने में देर नहीं लगाती। इसके बावजूद हुड़दंगबाज हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। अब अमरोहा में थार गाड़ी से खतरनाक स्टंट का एक वीडियो सामने आ गया है। अब थार वाले इस स्टंट की हुड़दंगबाजी देखिए। हाईवे के सर्विस रोड के डिवाइडर पर ही गाड़ी चढ़ा दी। इसे कोई परवाह नहीं है कि इसकी इस करतूत से एक बड़ा हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। लेकिन इस रईसजादे को तो स्टंटबाजी की सनक सवार है, इसलिए इसे कानून का कोई डर नहीं है। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं लगाई है। हाईवे पर स्टंटबाजी का ये वीडियो अमरोहा के गजरौला थाना इलाके का है, जहां डिवाइडर पर थार चढ़ाकर ये रईसजादा मौत का खेल खेल रहा है। इसकी थोड़ी सी भी चूक एक बड़े हादसे की वजह बन सकती है। दिन दहाड़े नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर इसने योगी फोर्स को सीधा सीधा चैलेंज दे दिया है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टंटबाज की तलाश की जा रही है ताकि इसका अच्छे से इलाज किया जा सके। और इस वक्त नेपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां मुसलमानों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीरजंग ये वो इलाका है जहां आगजनी की गई है। मस्जिद में तोड़फोड़ हुई थी। मुस्लिम युवक के वीडियो पर ये पूरा विवाद हुआ और उस विवाद ने कितना बड़ा रूप ले लिया है, ये इस वक्त स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं। जगह जगह आगजनी की जा रही है। सड़कों पर ये मुस्लिम समुदाय के लोग आपको नजर आ रहे हैं। बहुत गुस्सा में है, सातवें आसमान पर गुस्सा है और ये आगजनी करके अपना जो विरोध है वो जाहिर कर रहे हैं। मस्जिद में तोड़फोड़ हुई थी और उसी के बाद ये पूरा बवाल बढ़ता चला गया। हालांकि वहां पर पुलिस की कोशिश यही है कि फौरन इस पूरे मामले को शांत कर लिया जाए। एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ ये लोग आपको नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे और दूसरी तरफ आप देखेंगे कैसे धुआं उठता हुआ आसमान में। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। वाराणसी से लेकर बदायूं तक अलग अलग जिलों में हुए हाफ एनकाउंटर ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में तो अब कोई जगह नहीं है।
योगी में यूपी के अपराध करने वालों का यही अंजाम होता है। लंगड़ाते हुए अपराधी अपने किए की माफी मांगते हैं। यहाँ अपराधियों का हिसाब बुलेट से चुकता किया जाता है, क्योंकि यूपी में अपराध योगी को बर्दाश्त नहीं है। अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। योगी की इस वार्निंग को नजरअंदाज करने वाले वाराणसी के 1 लाख के इनामी शूटर का हाल देखिए। पुलिस पर हमला करने की जरूरत की तो जवाबी हमले में लंगड़ा हो गया। इस शूटर पर एक कॉलोनाइजर की हत्या का आरोप है। कुछ ऐसा ही हाल सोनभद्र के इस शैतान के साथ हुआ। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का पुलिस ने 30 घंटे के अंदर हिसाब कर दिया। मुठभेड़ के आरोपी के पैर में गोली लगी है। बदायूं में भी पुलिस की बंदूकें गरजी और हत्या के आरोपियों के साथ मुठभेड़ में एक को लंगड़ा कर दिया। दिल्ली के शाहदरा इलाके से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां रामनगर एक्सटेंशन में एक बुजुर्ग दंपति की उन्हीं के घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस पूरे हत्याकांड ने दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा दिए हैं। ये वो बिल्डिंग है जिसके 3rd फ्लोर पर 75 साल के वीरेंद्र कुमार बंसल और उनकी 65 साल की पत्नी प्रवेश बंसल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वीरेंद्र कुमार बंसल के चेहरे पर चोटों के निशान थे, जबकि उनकी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने का शक है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से एंट्री हुई है जरूर कोई करीबी शख्स है जो कि इस परिवार को जानता था और वो बड़े इत्मीनान से घर के अंदर आया और बीती रात को दोनों की हत्या करके मौके से फरार हो गया। 2 अलग-अलग कमरों में बुजुर्ग दंपति के शव पड़े मिले। पुलिस को शक है कि हत्या में किसी जानने वाले का हाथ हो सकता है। अभी तक जो हम लोगों को लग रहा है कि ये फ्रेंडली एंट्री है इसके अंदर, तो हम हर तरीके से जांच कर रहे हैं। दिल्ली में हुए इस डबल मर्डर ने बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या राजधानी में बुजुर्गों की सुरक्षा राम भरोसे है? उत्तर प्रदेश के संभल से पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार कर लिया है जिसने कोई जेवरात, पैसे, वाहन या दान पेटी चोरी नहीं की, बल्कि चोरी किए तो मंदिर से घंटा चोरी कर लिया। शातिर चोर के पास से पुलिस ने कई घंटे बरामद कर लिए हैं। पुलिस की गिरफ्त में ये घंटा चोर शौकीन पिछले कई सालों से संभल और बदायूं की पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। इसने इलाके के कई मंदिरों को निशाना बनाते हुए घंटा चोरी कर वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इन मंदिरों के घंटे गायब है। जांच में पता चला है कि ये आदतन अपराधी है। इसके खिलाफ मंदिरों से चोरी, गुंडा एक्ट, इससे पहले भी पुलिस इसे कई बार गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन जमानत पर बाहर आते ही वो फिर चोरी करने लगता है। अब पुलिस ने इस घंटा चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आरोपी के पास से कई घंटे जब्त किए हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आ गया, जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक परिवार के लिए आफत साबित हुई। घर पर बुलडोजर चला, घर गिरा और मकान मालिक को हार्ट अटैक तक आ गया। यहाँ प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई एक परिवार के लिए बड़ी आफत बन गई। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि ये इसी घर का मालिक है जिस पर बुलडोजर गरजा है और घर को टूटता देख मकान मालिक को हार्ट अटैक आ गया। परिवार ने हार्ट अटैक का कारण बुलडोजर कार्रवाई को बताया। छत हमारी टूट गई थी, 2 दीवारें टूट गई थी, उसके बावजूद एक दीवार बची थी और जो छत की बची हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जरा सा भी नहीं माने और वो जो है उन्होंने सारा तोड़ करके हमारा मकान गिरा दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। दरअसल यहां सड़क चौड़ीकरण और नाले के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके तहत अतिक्रमण हटाया जा रहा था। लेकिन सवाल यही है कि विकास के नाम पर हो रही कार्रवाई में क्या इंसानियत की कीमत इतनी भारी होनी चाहिए? देश में कोरोना के बाद से हुई अचानक मौतों पर अब एम्स की रिसर्च में कई बड़े चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। आइए आपके सामने रखते हैं। इस रिसर्च में 2214 लोगों के पोस्टमार्टम की जांच यहां पर की गई है और इनमें से 180 मौतें यानी कि करीब 8.1% मौत अचानक मौत की श्रेणी में आई है। चौंकाने वाली बात इसमें यह भी रही है कि इनमें से 103 मौतें 18 से 45 साल के युवाओं की हुई है। अधिकतर मामलों में परिजनों ने बताया कि मौत से पहले तक वो पूरी तरह से स्वस्थ लग रहे थे। युवाओं में अचानक से मौत का सबसे बड़ा जो कारण था वो हृदय रोग यहां पर बताया गया है। 42.6% मामलों में मौत की वजह दिल से जुड़ी हुई बीमारियां बताई गई। इस पोस्टमार्टम में पाया गया है कि कई युवाओं के दिल की जो धमनियां थी उनमें 70% से ज्यादा की रुकावट थी। वहीं मरने वालों में 57.4% युवा सिगरेट या फिर शराब का भी सेवन किया करते थे। 21.3% मामलों में पूरी जांच के बाद भी मौत की वजह आखिर क्या रही, ये स्पष्ट रूप से नहीं मालूम चल पड़ा है। आपको ये भी बता दें कि रिसर्च में कोविड संक्रमण या फिर जो वैक्सीन है उसकी वजह से अचानक मौतों का कोई अहम संबंध तो नहीं पाया गया है। हालांकि सभी उम्र के लोगों ने कोविड वैक्सीन यहां जरूर लगवाई थी।
घर या संपत्ति पर आपने मालिकाना हक के लिए भाई भाई चाचा भतीजे के बीच विवाद जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने भैंस पर हक को लेकर विवाद सुना है? राजस्थान के कोटा से एक ऐसी ही खबर सामने आ गई है, जहां भैंस और उसके बच्चे के मालिकाना हक को लेकर पुलिस को करीब 4 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। मामला तब सामने आया जब एक ही भैंस पर 2 लोगों ने अपना अपना दावा ठोक दिया और थाने पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने के बाद भैंस को गाड़ी में लोड कर थाने लाया गया। असली मालिक की पहचान के लिए बात मेडिकल तक कराया गया। फिर भैंस की उम्र पर सवाल पूछा गया। एक पक्ष ने करीब 7 साल बताई, जबकि दूसरे पक्ष ने करीब 4.5 साल बताई। पशु चिकित्सकों ने जांच में भैंस को करीब 4 से 5 साल के बीच पाई गई, जिसके बाद दोनों पक्ष मंदिर में कसम खाई और भैंस के साथ फोटो भी दिखाई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सही उम्र बताने वालों को भैंस सौंप दी। दूसरे पक्ष को ठोस सबूत पेश करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश का बरेली सिर्फ झुमकों के लिए फेमस नहीं है, यहाँ के मुर्गे भी काफी फेमस हैं और खास तौर पर मकर संक्रांति के दिनों में यहाँ के मुर्गों की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ के जो मुर्गे हैं वो फाइटिंग के लिए बाकायदा तैयार किए जाते हैं, जो कि साउथ इंडिया में होने वाली मुर्गों की लड़ाई में हिस्सा लेते हैं। बरेली की पोल्ट्री फार्म में इन मुर्गियों को लड़ाई के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें फाइटर बनाने के लिए साउथ इंडिया भेजा जाएगा। इन लड़ाकू मुर्गों की कीमत 3.5 लाख रुपए तक पहुँच जाती है। लगभग 2.5 से 3 साल का समय लगता है इन मुर्गों को तैयार करने में, ताकि ये लड़ सके। और यही वजह है कि खास तौर पर बरेली या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऐसे मुर्गों को तैयार किया जाता है। इन मुर्गों को पोल्ट्री फार्म में एक साथ नहीं रखा जाता, सबको अलग अलग दरबे में रखा जाता है। इनकी डाइट का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। आटे में डाल कर अंडा खिलाते हैं, बस आटे में डाल कर अंडा खिलाते हैं, तो वो उससे कैल्शियम बढ़ता है। बरेली में तैयार इन मुर्गों को लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद इन मुर्गों को मैदान में उतारकर सट्टा लगाया जाता है। गैरकानूनी होने के बावजूद भी साउथ इंडिया में धड़ल्ले से मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जमाना भले ही लग्जरी और स्टाइलिश बाइक या कार का आ गया हो, लेकिन ग्वालियर में एक युवक ने सांड को ही अपनी सवारी बना लिया। हालांकि सांड की सवारी करने वाला ये जो शख्स है वो नशे में धुत था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि सांड के हमले में उसकी जान भी जा सकती थी। वीडियो में नशे में धुत युवक पहले सड़क पर घूम रहे सांड को रोकता है, फिर सांड का एक सींग पकड़कर झुककर उसके पैर छूता है। फिर दोनों हाथों से सींग थामकर माथे से माथा टकराता है। इसके बाद वो सांड को चुपचाप खड़े रहने का आदेश देता है और फिर पलक झपकते ही सांड की पीठ पर सवार हो जाता है। नशे में ये इस कदर चूर है कि इसको ये भी एहसास नहीं है कि सांड की सवारी उसको यमलोक के दर्शन करा सकती है। मौत के खेल का ये वीडियो एमपी के ग्वालियर का है, जहां सांड के धैर्य की परीक्षा लेने वाला ये युवक नशे में पूरी तरह धुत है। नशे में वो खुद को ही यमराज समझने लगा और फिर देखते ही देखते सांड की सवारी करने लगा। इतना ही नहीं, किसी राजा की तरह ये राह चल रहे लोगों को अपनी प्रजा मानकर आदेश देता नजर आया। गनीमत रही कि सांड बिफरा नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सांड पर इस नशेड़ी की जुगलबंदी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अगली खबर झारखंड के लातेहार में है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाथी अपने बच्चे के साथ अचानक से ही गांव की एक बस्ती में घुस गया। हाथी को देखते ही गांव में दहशत फैल गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच पूरा गांव एकजुट होकर शोरगुल मचाने लगा और एक दूसरे को सतर्क करने लगे। वहीं हाथी और उसका बच्चा गांव में ना घुस जाए, इसलिए कई लोगों ने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान एक अजीब नजारा दिखा जब खेत में मौजूद एक बैल हाथी की तरफ भागता दिखा, लेकिन दोनों के भिड़ने से पहले ही बैल वहां से निकल गया। इस दौरान वहां लोग लगातार शोर मचाते रहे। वहीं इस दौरान जब हाथी अपने बच्चों के साथ दूसरी तरफ जाने लगा तो उसे वहां भी जाने से रोका गया। वहीं सूझबूझ के साथ गांव वालों ने हाथी और उसके बच्चे को रेलवे लाइन पार कराते जंगल के रास्ते भेज दिया और इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई ताकि दोबारा ऐसा ना हो सके। हरियाणा के फरीदाबाद में एक कार अचानक से ही आग का गोला बन गई। आग लगने पर ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। जब तक दमकल की टीम यहां पर पहुंचती तब तक ये कार जलकर खाक हो चुकी थी। वीडियो में देखिए कैसे कार आग की लपटों से जल रही है। कार ड्राइवर फरीदाबाद से दिल्ली जा रहा था। उसी दौरान गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते पूरी कार में आग लग गई। बीच सड़क हुई इस आगजनी से हड़कंप मच गया। आग की सूचना लगते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या इंजन ओवरहीटिंग के कारण आग लगी हो। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। नोएडा में अवैध वाहनों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अपराध में इस्तेमाल होने का शक इस पर जाहिर किया जा रहा है। लावारिस या संदिग्ध जो वाहन है उन पर अब नजर रखी जा रही है। 70 संदिग्ध वाहनों की सूचना मिल गई है। नोएडा पुलिस इसको लेकर बाकायदा एक बड़ा अभियान चला रही है। कार मार्केट में अवैध 25 कारें ऐसी जब्त हो चुकी हैं। ये तस्वीरें देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें डीसीपी नोएडा डॉक्टर प्रवीण रंजन और असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो पुलिस डॉक्टर शकील अहमद के नेतृत्व में इस बड़े अभियान को चलाया जा रहा है। कई वाहन अवैध रूप से खड़े हुए थे और इन्हीं के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है। दंडात्मक जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। और इन वाहनों को देखिए आप क्रेन से कैसे उठाकर पुलिस लाइन ले जाया गया। यहाँ पर ट्रैफिक और ये तमाम लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर इशू होता है। ये कई दिनों से ऐसे ही पड़े हुए थे लावारिस हालत में। चौकी की भी फोर्स यहाँ मौजूद है, चौकी इंचार्ज भी मौजूद हैं और हमारी ट्रैफिक की टीम भी यहाँ पे लगातार कार्रवाई कर रही है, चालानी कार्रवाई कर रही है और क्रेनें उपलब्ध करा दी गई हैं। चौकी इंचार्ज जो लावारिस वाहनों के संबंध में जो प्रक्रिया है उसके तहत इनको लेके जाएंगे और उसी जो विधिक प्रक्रिया दी गई है लावारिस वाहनों के संबंध में निस्तारण की, उनकी निस्तारित किया जाएगा उसी हिसाब से। तो आने वाले समय में ये जो डेड गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो एक्सपायरी डेट की गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो यहाँ क्राइम फैल रहा है, इन गाड़ियों के साथ साथ डेड गाड़ियाँ तो है ही हैं, पर इन गाड़ियों के जुड़े हुए मामले के साथ क्राइम भी बहुत है। क्योंकि यहाँ जो लोग हैं काम करने वाले, जो उसके अंदर काम करते हैं, उनकी पहचान नहीं है।